नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रास्तली क्लासेस। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे आप किसकी बात, पश्चिमी घाट की हमने बात की थी। ठीक है, पश्चिमी घाट की हमने बात कर ली थी। पश्चिमी घाट में हमने आपके सह्याद्री 3 भागों में बांटा है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उन सब के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। आज अब बात पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे थे, उन दर्रों के बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पश्चिमी घाट में कुछ विशेष 4-5 दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं, वो आप लिखो। पश्चिमी घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये बात हमने आपको लिखा दी थी। अब आप लिखो पश्चिमी घाट के दर्रे नहीं, पश्चिमी घाट के दर्रे। ठीक है, पहला दर्रा लिखिए, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट घाट। ये सारे आपके पश्चिमी घाट, मतलब पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां है ना, उन पहाड़ियों के अंदर ही है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो थाल, अपने मारवाड़ के अंदर थाल से आप दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग में लेके आओ थाली। थाल से आप क्या लेकर आओगे दिमाग में? थाली लेकर आओ। ठीक है, आपके थाली से आप बताओ, जब थाली हम कब बजाते हैं? थाली हम कब बजाते हैं? जब क्या हो, मुन्ना हो ना, मुन्ना। जब हमारे यहाँ पर लड़का लड़की होते हैं तब थाली बजाते हैं ना। थाली कब बजाएंगे? थाली कब बजाएंगे? जब मुन्ना होगा। तो मुंह से मुंबई और ना से नासिक। ठीक है, तो भाई थाली कब बजाएंगे? थाली तब बजाएंगे जब मुन्ना होगा। मुंह से मुंबई, ना से नासिक, मुंह से मुंबई, ना से नासिक। तो बता दीजिए आप कब हो गए, बताओ। थाली कब बजाएंगे? जब मुन्ना होगा। तो भोर घाट, भोर, जब मुन्ना होगा तो मुन्ने को भोर में उठाएगा कौन? भोर मतलब सुबह होती है ना, सुबह। हम कहते हैं सुबह को क्या कहते हैं? भोर हो गई। तो भोर में मुन्ने को उठाता कौन है? बापू। कौन उठाएगा? बापू। बापू ही उठाएंगे सुबह सुबह के, मुन्ना उठ जा, सुबह हो गई, भोर हो गई। तो बा से बम्बई, बम्बई, और आपके पू से पूना। ठीक है, तो भोर होगी, भोर में कौन उठाता है? बापू उठाते हैं। कौन उठाते हैं? बापू। और पाल किसको कहते हैं भाई? पाल दीवार को कहते हैं ना, पाल। मारवाड़ी के अंदर इसको क्या कहते हैं? पाल। पाल के एकदम चिपक कर क्या पियेंगे? कोको पियेंगे। क्या पियेंगे? कोको। पाल के ऐसे इस प्रकार पाल के चिपक कर क्या पियेंगे? पाल के चिपक कर क्या पियेंगे? कोको। को तो को से क्या हो गया भाई? को से कोचीन, कोचीन से लेके दूसरे को से कोयम्बटूर, ठीक है। पाल के अपन चिपक कर क्या पियेंगे? कोको पियेंगे, कोको कोला पियेंगे। क्या पियेंगे? कोको कोला पियेंगे। किसके? पाल के चिपक के। क्या पियेंगे? कोको पियेंगे। ठीक है, को से कोचीन, कोयम्बटूर से, को से कोयम्बटूर। कोचीन तो है आपके केरल के अंदर, और कोयम्बटूर है आपके तमिलनाडु। तो ऐसे भी पूछ ले भाई, केरल से तमिलनाडु कौन सा पद आपके घाट जोड़ता है? तो ये हो जाएगा पाल घाट। तो सीन किसका तकड़ा है भाई? तिरुवनंतपुरम का तकड़ा है सीन। तिरुवनंतपुरम, नाम भी ढंग से बोला नहीं जा रहा है। सीन तो तकड़ा है इसका। सीन क्या है? जोरदार है इसका। सीन किसका अच्छा है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई, मदुरई। ठीक है, मदुरई के अंदर विश्व प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है आपके? द्रविड़ शैली का मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ये पार्वती माता का मंदिर है। मीनाक्षी पार्वती माता को ही कहते हैं। ठीक है, पार्वती माता का मंदिर है। तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है, और मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना भाई, सीन तिरुवनंतपुरम का जोरदार है।
मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहते हैं, मंदिरों का शहर। तो मंदिरों के शहर का सीन अच्छा ही होता है ना, मंदिरों का शहर, मंदिरों के शहर का क्या होता है, सीन जोरदार ही होता है। ठीक है, तो आपको ये चारों दर्रे याद हो गए होंगे। बोलो थाल, थाल कब बजाते हैं, जब मुन्ना होता है। थाल कब बजाते हैं, जब मुन्ना होता है। मुन्ना मुंह से मुंबई, ना से नासिक। और भोर में कौन उठाते हैं हमको, सुबह होती है तब हमें उठाने कौन आते हैं, बापू आते हैं, बापू, बम्बई, पूना। और पाल के अपन चिपक कर क्या पीते हैं, कोको कोला पीते हैं। क्या पीते हैं, को से कोचीन, को से कोयम्बटूर। और सीन, सीन तो तिरुवनंतपुरम और मंदिरों के शहर मदुरई का जोरदार है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट दोस्तों अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, ढंग से इन चीज़ों को आप याद करते रहना। अगर थोड़े थोड़े दिनों में आप इसको पढ़ते रहोगे ना तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन छोड़ना मत बीच में, बीच में छोड़ोगे तो वापस जीरो से पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। इसलिए आप लगातार पढ़ते रहा करो। अभी भर्तियाँ बहुत है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले बात की थी देखो अरावली की। ठीक है, अरावली के बाद में हमने बात की थी विंध्याचल पर्वतमाला की, ये बात की थी। ये हो गई आपके अरावली, ये हो गई आपकी विंध्याचल। और यहाँ हमने बात की थी सतपुड़ा की। ठीक है, और बाद में हम ऐसे चलते चलते आपके पश्चिमी घाट की बात की थी हमने, पश्चिमी घाट की बात की थी। तो दोस्तों पश्चिमी घाट है ना, ऐसे इस प्रकार पूर्वी घाट की भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना, ये पूर्वी घाट है ना, यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। ये इन पहाड़ियों जितनी ऊंची तो नहीं है, लेकिन ये पहाड़ियाँ भी है। ठीक है, तो इधर तो आपके सदाबहार वनस्पति, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि जब हम मानसून का टॉपिक पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो हमें पता चलेगा यहाँ से अरब सागर से आपके दक्षिण पश्चिम पवनों से हमारे भारत में बरसात होती है ना, तो ये क्या है, इसके तो एकदम विपरीत है। ये देखो, ये सीधी सामने आ जाएगी आपके पहाड़ी पश्चिमी घाट, तो ये बादलों को रोक लेगी, सारी बरसात यहाँ हो जाएगी। और जब ये ऐसे आते आते यहाँ से ये रवाना होगी तो ये इसके समांतर है भाई। देखो जैसे आपने अरावली भी समांतर है, ये बादल ऐसे चलेंगे तो अरावली भी अपने समांतर होगी। इसलिए अरावली वर्षा करवाती नहीं है अपने इस दक्षिण पश्चिम पवनों से। ठीक इसी प्रकार ये इसके समांतर है, तो यहाँ पे कम वर्षा होती है। इसी कारण यहाँ पे क्या मिलेगी, पतझड़ वनस्पतियाँ मिलेगी। यहाँ सदाबहार मतलब 12 महीने यहाँ पर हरा भरा रहेगा। और यहाँ पर क्या है, पतझड़ के मौसम के अंदर पेड़ अपने पत्ते गिरा देंगे। तो हम अभी बात करेंगे पूर्वी घाट की। ठीक है, तो पूर्वी घाट लगाओ आप हेडिंग। क्या चल रही है अपने, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो इस पूर्वी घाट भाई ये आप गए ना, महानदी से नीलगिरी पर्वतमाला तक है, नीलगिरी पर्वतमाला तक। ठीक है, ये आपके यहाँ से क्या है, महानदी निकलती है। ठीक है, महानदी से लेकर यहाँ बीच में नीलगिरी पर्वतमाला आएगी, वहाँ तक ये विस्तृत है। नीलगिरी पर्वतमाला के बाद, इस पूर्वी घाट के बाद में हम नीलगिरी पर्वतमाला की बात करेंगे। देखो आप समझ लो, यहाँ है ना, यहाँ आपके कौन सा आ जाए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के अंदर है ना आपके नीलगिरी पर्वतमाला विस्तृत है। तो ये यहाँ से महानदी है। ठीक है, यहाँ से महानदी छत्तीसगढ़ की रायपुर की पहाड़ियों से निकलती है ना, महानदी निकलेगी और आपके यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो इस महानदी से लेकर आपके यहाँ नीलगिरी पर्वतमाला तक क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं। डायग्राम के थ्रू आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लिखो, महानदी से लेकर आपके नीलगिरी पर्वतमाला तक विस्तृत है। ये एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है, प्राचीन वलित पर्वतमाला है। प्राचीन मतलब ये वलित पर्वतमाला, ये पुरानी वलित पर्वतमाला मानी जाएगी। ठीक है ना, इस पश्चिमी घाट से पहले इसका निर्माण हो चुका है। ठीक है,
पूर्वी घाट महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वतमाला तक विस्तृत है। प्राचीन वलित पर्वतमाला यहाँ की औसत ऊंचाई कितनी है बताओ। पश्चिमी घाट की बताओ। चलो पश्चिमी घाट की तो बता रखी है ना आपको, कितनी है 1200 किलोमीटर है ना, तो 1200 मीटर है, इसकी 900 मीटर है। ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से ये कम ऊंची है, इसलिए यहाँ पर अभी आपको बताया तो, इसलिए यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, यहाँ कौन सी वनस्पति है, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो सारी चीज आप समझ गए। ये महानदी से नीलगिरी पर्वतमाला तक विस्तृत है। प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ये आपके औसत ऊंचाई 900 मीटर है। और यहाँ पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के ये पहाड़ियाँ क्या है, समांतर है। जिस प्रकार अरावली दक्षिण पश्चिम के समांतर है, ठीक इसी प्रकार ये भी समांतर है। ठीक है, लंबवत कौन सी है, ये आपके जो पश्चिमी घाट, आप समांतर लंबवत का समझ रहे हो ना बात। देखो बात आप देखो यहाँ समझो, ये तो आपकी क्या हो गई, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है ना, और ये आपकी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हो गई। अब देखो होता क्या है, जब यहाँ पर है ना थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, मतलब यहाँ पर दबाव है ना, निम्न दाब बन जाता है ना, तो यहाँ पर समुद्र के अंदर उच्च दाब होता है। तो यहाँ से क्या है, पवनें चलनी शुरू होती है और यहाँ से पानी लेती है समुद्र से, और यहाँ पे ये इस प्रकार से आएगी। ठीक है ना, ये बादल इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ से। भारत के अंदर जो मॉनसून है ना, वो दक्षिण पश्चिम की दिशा से प्रवेश करता है। भारत के अंदर बादल है ना, सिंपल भाषा के अंदर समझो, जो बरसाती बादल है वो भारत के अंदर आपके ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, तो ये पवन है ना, ये दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से भारत में बादल प्रवेश करते हैं। समझ में आ गई बात आपको, इस प्रकार ये। ठीक है, तो ये यहाँ से जाते हैं, ये बादल ऐसे 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 यहाँ से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बादल जाएंगे ना, इन बादलों को रोकने के लिए इस प्रकार इन बादलों के एकदम विपरीत, जिस दिशा के अंदर ये बादल जा रहे हैं, ठीक उसकी विपरीत दिशा के अंदर अपने पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो ये जो बरसात वाले बादल है ना, इनको तो आपके क्या है, पश्चिमी घाट में वर्षा जोरदार करा लेंगे, पूरी वर्षा। इन बादलों में जितना पानी है सारा का सारा पश्चिमी घाट में बरस जाएगा, बढ़िया। इसलिए यहाँ पर क्या है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। लेकिन ये देखो, ये जो बादल जा रहे हैं, ये बादल और ये बादल, जिस दिशा के अंदर बादल जा रहे हैं उसी दिशा के अंदर पर्वतमाला जा रही है। तो ये जो पर्वत है ये बादलों को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि जिस दिशा में बादल जा रहे हैं उसी दिशा के अंदर पर्वत है। तो ये क्या हो गई, समांतर हो गई। ये तो इनके सामने आ गई विपरीत, इसलिए रोक लिया। ये समांतर है, इसलिए ये सीधे सीधे यहाँ से आगे चले जाते हैं। और यहाँ मेघालय का पठार है ना, चेरापूंजी, आपके मासिन राम, ये वहाँ जाकर रुकते हैं, क्योंकि वहाँ की पहाड़ियाँ इनके सामने आ जाएगी। इसलिए ये जो बादल वहाँ पर जाकर वर्षा करते हैं, यहाँ पर वर्षा होती नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात। और अगर फिर भी नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो, वापस अगली वीडियो के अंदर आपको समझा दिया जाएगा। ये इतनी सी बात। अभी इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी लिखो, ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा सबसे पहले, अरामाकोंडा। अरामाकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर है। कहाँ है आपके, आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा है, अरामाकोंडा। सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा हो गई। एक यहाँ पास में लिख लो आप, जिंदा कोंडा। ये जिंदा कोंडा भी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश। हम पूरी घाट की बात कर रहे हैं ना। एक आप यहाँ पर लिख लो महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, ये भाई उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा। ठीक है, इस महेंद्रगिरी के अंदर एक जनजाति पाई जाती है, सोरो, सोरो जनजाति। ये जनजाति भी आज अगर पूछ ले हैं भाई, जब एक पिछला कांस्टेबल का जो पेपर था उसके अंदर पूछा था कि भाई टोडो जनजाति कहाँ है, टोडो, टोडो।
जिन्हें भी दोस्तों ने पिछला कांस्टेबल पेपर दिया है तो आपको याद होगा टोडो जनजाति का क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर था नीलगिरी पर्वतमाला। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला में पाई जाती है। तो ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसको ढंग से याद कर लेना। आपको पूछ ले सोरो जनजाति कौन से पर्वतों में पाई जाती है, तो महेंद्रगिरी पर्वतों पर कौन सी है, सोरो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अरामाकोंडा 1680 मीटर ऊपर है। कितने मीटर ऊपर है? 1680 मीटर। ठीक है, तो ये सारी बात कर ली। पूर्वी घाट में क्या है, महानदी से नीलगिरी पर्वतमाला तक विस्तृत है। प्राचीन वलित पर्वतमाला है, औसत ऊंचाई 900 मीटर है। पतझड़ वनस्पतियां पाई जाती है। सबसे ये दान, ये इन चीजों का ध्यान रखना भाई। ये पहाड़ी है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, अरामाकोंडा सबसे ऊंची चोटी है। ये अरामाकोंडा है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। ये तो दूसरी चोटी बता रहा हूँ आंध्र प्रदेश के अंदर, और कौन कौन सी है। ठीक है, महेंद्रगिरी ओडिशा के अंदर है जहाँ सोरो जनजाति निवास करती है। ठीक है, अभी भाई आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ पहाड़ियाँ और है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी लिख लो आप। नाम भी उनके भाई जोरदार है, एकदम याद हो जाएंगे आपको फटाफट। बड़े ही आसान नाम है, नाम लिखो आप। पहले आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों के नाम लिख लो, जोरदार नाम है। नल्ला, नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, पाल कोंडा, वेली कोंडा। ठीक है, ये आपके नाम है। नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। बोलो, नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। तो ये मल्ला मल्ला और कोंडा कोंडा मिल जाए ना, आंध्र प्रदेश याद आ जाना चाहिए सीधा ही कि भाई ऐसे जोरदार नाम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ही है। नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। 5-7 बार बोलोगे तो इनका गीत बन जाएगा। क्या है? नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। साउथ की फिल्म में देख दो, ऐसे ही तो बोलते हैं, नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। ठीक है, तो अभी एक तमिलनाडु की लिख लो। तमिलनाडु भाई आसान ही है। एक तो तमिलनाडु को आप शिव रॉय याद रखना, शिव रॉय। एक आप याद रख लो भाई तमिलनाडु के जवादी। ठीक है, ये मैं आपको पूर्वी घाट की बात कर रहा हूँ। किसकी? पूर्वी घाट की। पश्चिमी घाट में भी तमिलनाडु की पहाड़ियाँ थी, आपको बताई थी, पलानी, पलानी। ठीक है, बात की थी ना हमने, पलानी तमिलनाडु के अंदर है। आपके अगस्त्य मलई तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, लेकिन वो पश्चिमी घाट की थी, ये पूर्वी घाट की है। ठीक है, तो इतना ही अंतर है, बाकी है तो दोनों ही तमिलनाडु के अंदर ही। तो ये पूर्वी घाट की बात हमें इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, पूर्वी घाट की बात इनको याद करना। नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। बोलो मेरे पीछे पीछे, सारे वीडियो देख रहे हो ना, उस समय बोला नालमल्ला, एरमल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा। 5-7 बार बोलोगे तो आपके जबान पर चढ़ जाएगी चीज़। अगर चढ़ेगी नहीं ना तो पेपर के अंदर देखते ही जरूर आपको याद आ जाएगी। इस हिसाब का राग भाई एक बार निकाला तो था हमने। ठीक है, कहाँ? जब पूरी घाट पढ़ रहे थे, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां पढ़ रहे थे तब। अब नीलगिरी पर्वतमाला ले लो अपने, इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है नीलगिरी पर्वतमाला। तो ये कौन कौन से राज्यों के अंदर है अभी बताया था आपको, बताओ कौन कौन से है? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल का पड़ोसी तमिलनाडु। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। यह खंड पर्वत है, खंड पर्वत। ये क्या है? खंड पर्वत है आपके। ठीक है, पूर्वी घाट तो आपके प्राचीन वलित पर्वतमाला था, ये खंड पर्वत है। ठीक है, और बताओ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में विस्तृत है, खंड पर्वत है ये आपके। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताओ? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूरी लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, इस प्रकार से समझ तो आप जाओगे, लिखोगे तब। जो क्लास देखेगा वो तो जरूर समझ जाएगा
लेकिन कोई आपके नोट्स पढ़ रहा है जिसने क्लास नहीं ली, तो उससे हमें क्या करना है, हमें समझ में आनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाओ आप एकदम ऊंची चोटी से, मतलब आप समझ जाओगे। तो नीलगिरी पर्वतमाला कह रहे हैं तो इसकी बात चल रही होगी, कौन सी है, डोडा बेटा। बेटा क्या खाता है, नीलगिरी का बेटा क्या खाता है, इस नीलगिरी का बेटा डोडा खाता है, ठीक है। डोडा बेटा, डोडा बेटा की आपके 26-37 मीटर ऊंचाई है। समझ में आ गई बात, 26-37 मीटर इस डोडा बेटा की ऊंचाई है। नीलगिरी पर्वतमाला में आपके पश्चिमी व पूर्वी घाट आकर मिलते हैं। पश्चिमी व पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वतमाला में आकर मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वतमाला में आकर आपके मिल जाते हैं। यहाँ पर अभी आपको बताई थी, यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोडो, टोडो जनजाति पाई जाती है। ये टोडो जनजाति है ना, भैंस पालन करती है भाई, भैंसों को भैंस पालती है, भैंस पालन करती है आपके टोडो जनजाति, जो कहाँ पर पाई जाती है, आपके नीलगिरी पर्वतमाला के अंदर पाई जाती है। पश्चिमी व पूर्वी घाट नीलगिरी पर्वतमाला में आकर मिलते हैं, टोडो जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ऊटी, कोई गए होंगे आप, बिल्कुल ये ऊटी है ना, ये नीलगिरी पर्वतमाला पर ही स्थित है। लिख लेना ऊटी पर्यटन स्थल, ऊटी पर्यटन स्थल कहाँ है आपके, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के अंदर विस्तृत है, ऊटी पर्यटन स्थल आपके नीलगिरी पर्वतमाला के अंदर आता है। तो इतनी बात हमें नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में करनी थी। तो दोस्तों हमने सबसे पहले बात की थी, आपके भारत को 5 भागों के अंदर बांटा था ना हमने। तो पहले हमने क्या बात की, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरी हमने बाता उत्तरी मैदानी, उत्तरी वृहद मैदान में बांटा था ना। तीसरा हमने दक्षिणी पठारी प्रदेश। तो तीनों को हमने बड़े ही विस्तार से और सभी चीज समझ के हमने पूरी तरीके से इनको कर लिया है। अभी भारत का चौथा भौतिक भाग कौन सा है, तटीय भाग है ना, तटीय भाग जो समुद्र से लगता है। इधर आपके कौन से लगते हैं, बोट बताया था आपको ट्रिक, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इधर गुजरात मांगे केक। तो वही जो तटवर्ती भाग है ना, उस तटवर्ती भाग की अभी जो हमारा चौथा भाग है, लिख लीजिए तटवर्ती मैदानी प्रदेश। अपना चौथा भौतिक भाग की हम बात कर रहे हैं। 3 हमने अच्छी तरीके से विस्तार से पूरे कर लिए हैं। अब आप लिखिए, चौथा भाग कर रहे हैं हम तटीय मैदान, ठीक है। तो भाई आपके तटीय मैदान है ना, इतना ही है तटीय मैदान। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ से भाई आप ध्यान रख लेना, यहाँ कच्छ का मैदान है ना, यहाँ कच्छ के मैदान से आपके शुरू हो जाता है। यहाँ कच्छ के मैदान से आपके तटवर्ती भाग शुरू होता है। तट मान ले बीच होते हैं ना भाई, अपने गोवा में बीच में घूमने जाते हैं ना, उनको ही तट कहते हैं, समुद्र तट, पास में लगने वाली तट। तो ये भाग है ना, ये इसकी अभी हम बात करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। ये कच्छ यहाँ पश्चिमी भाग में तो कच्छ से शुरू होता है। कच्छ से लेकर आपके यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुड्रू जलप्रपात है रांची के अंदर,
ये रांची की पहाड़ियों से निकलती है, झारखंड से, ठीक है। तो वो नदियों के अंदर बात करेंगे तो आप समझ लें कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक ये 6000 किलोमीटर तक आपके ये तटीय भाग है अपना। लिख लीजिए, ये बात समझ गए आप। इस प्रकार से नक्शा बना लेना पास में, जितने ज़्यादा नक्शा बनाओगे उतनी ही चीज़ें आपको याद रहेगी। तो भाई लिखो तटीय मैदानी भाग है ना, तो लिखे यह कच्छ के मैदान से, यह कच्छ के मैदान से स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर भाग में विस्तृत है। यह 2 भागों में विस्तृत है। 2 भाग कौन से हो गए भाई? एक पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो जाएगा, एक पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो पहला भाग लिखिए पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे इधर पश्चिम वाले की, बाद में हम बात करेंगे पूर्व वाले की। तो लिख लीजिए पश्चिमी तटीय मैदान की विशेषता बात करते हैं। कौन कौन से मैदान आते हैं यहाँ पर, क्या इनकी विशेषता है। पश्चिमी तटीय मैदान, इस क्षेत्र की एक ही विशेषता है, आप ध्यान रखें, यहाँ नदियां ना एस्चुरी बनाती है, नंदमुख। यहाँ बहने वाली नदी, यहाँ बहने वाली नदियां एस्चुरी, ESTUR एस्चुरी, या हिंदी में लिख लो नंदमुख, नंदमुख बनाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी पूर्वी भाग में जो आपके नदियाँ बहेगी वो बनेगी डेल्टा। जैसे गंगा नदी बनाती है ना, आपके सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा आपके डेल्टा है, गंगा नदी बनाती है। वो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरेगी। लेकिन ये नर्मदा आपके कहाँ से निकलती है बताओ? नर्मदा मेकाल पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से आते हुए आपके गुजरात के भरूच नामक स्थान में खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। क्या बनाते हुए? नंदमुख बनाते हुए गिर जाएगी। तो यहाँ बहने वाली नदियाँ क्या बनाती है? नंदमुख बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ऑप्शन में अगर नंदमुख ना हो तो एस्चुरी, दोनों बात किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ के मैदानों की औसत चौड़ाई है ना, यहाँ के तटीय मैदानों की औसत चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। लगभग 64 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये मैदान होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस तटीय मैदान को क्या है, अलग अलग भागों में बांटेंगे। पहले आप क्या नक्शे के थ्रू समझ जाओ। सबसे पहले यहाँ कच्छ से शुरू करेंगे, तो पहला कच्छ का मैदान ही बना दो आप। ये शुरू ही कच्छ से हो रहा है, तो पहला तो कच्छ का तटीय मैदान। बाद में यहाँ क्या है? यहाँ काठियावाड़ है। काठियावाड़ का है गुजरात के अंदर, ये काठियावाड़ के मैदान लिख लो। और यहाँ इधर है ना पीछे वाला भाग, ये है गुजरात का मैदान। क्या है? गुजरात का मैदान। और यहाँ नीचे चलोगे तो यहाँ कोंकण का मैदान हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आपके कोंकण का मैदान हो जाएगा। और नीचे चलते रहो आप। कितने भागों में हमें इसे विभाजित करना है? हमें इसे 6 भागों में विभाजित करना है ना।
कन्नड़। तो कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान, और यहाँ नीचे नीचे लास्ट वाला एक मैदान की बात और है, मालाबार। ठीक है, तो कच्छ से ये मैदान शुरू होते थे, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान है, उसको 6 भागों में विभाजित किया है। सब में क्या है, 1-1 2-2 ही लाइन हमें लिखनी है। ठीक है, तो अभी पूरा कर देते हैं इसको, 1-1 2-2 लाइनें लिखनी है सभी के अंदर। तो पहला आप कौन सा लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, पहला लगाओ आप, कौन सा है बताओ। ठीक है, तो कच्छ के मैदान लिखिए आप, यह मैदान सिंधु नदी के अवसादों से बने हैं। अभी आप कहोगे सर सिंधु नदी तो अपने भारत के अंदर गुजरात में कहाँ बहती है। सिंधु नदी तो आपको पता है कि आपके तिब्बत के मानसरोवर की पहाड़ी के बोखरचू हिमनंद से आपके भारत में दमचौक में प्रवेश करती है, लद्दाख के अंदर, और वहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में अटक के मैदानों में प्रवेश करती है। बाद में यहाँ से बहते हुए कराची में आप क्या है, वो कराची में डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है ना। तो ये कच्छ वाला क्या है, कराची के पास वाला क्षेत्र है। तो ये मैदान जैसे अपने मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, ये पाकिस्तान में भी है और किस में, भारत में भी है। ठीक इसी प्रकार है ना, ये कच्छ का मैदान थोड़ा उधर विस्तृत है पाकिस्तान में, तो वो मैदान तो आपके सिंधु नदी बनाती है ना, तो ये मैदान इस सिंधु नदी के ही भाग माना जाएगा। इसलिए इसमें आप इतना ही ध्यान रखो, भाई पूछ ले कोई कच्छ के मैदान कौन सी नदियों द्वारा निर्मित है, तो सिंधु नदी के अवसादों से कच्छ का मैदान निर्मित है, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। कच्छ के बाद में हमने कौन सी बात की थी, काठियावाड़, काठियावाड़ का मैदान। यहाँ इतना ध्यान रख लो, यहाँ मांडव पहाड़ियाँ है प्रसिद्ध, मांडव पहाड़ियाँ स्थित है, इतना ही ध्यान रख। मांडव पहाड़ी कहाँ है, काठियावाड़। ऑप्शन में गुजरात आए तो सीधा स्टेट पूछ ले तो गुजरात में है। ठीक है, बाद में अगला गुजरात का, गुजरात का मैदान, यह उपजाऊ मैदान है। यह क्या है, उपजाऊ मैदान है, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती है, यहाँ माही नदी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती नदी बहती है। यहाँ माही नदी, साबरमती नदी, ये नदियाँ आपके यहाँ पर क्या है, बहती है। इसलिए क्या है, गुजरात का मैदान क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ कृषि की जाती है। यहाँ क्या है, इस कच्छ के मैदान में तो कृषि की नहीं जाती, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, मरुस्थल है, एक प्रकार से नमक का मरुस्थल है। ठीक है ना, नमक ज्यादा पाई जाती है। लवणीय मृदा, यहाँ पर विशेषता क्या है, लवणीय मृदा, लवणीय मृदा यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, ज्वार, यहाँ पर क्या है, ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार भाटा गतिविधियां यहाँ पर होती रहती है। समुद्र ऊपर उठता है, अमावस्या पूर्णिमा को ज्यादा उठता है और 7वीं 8वीं को कम उठता है। तो यहाँ ज्वार भाटा की प्रक्रिया कारण समुद्री क्षेत्र, यहाँ नमक लवणीय मृदा पाई जाती है। इसलिए ये मैदान तो क्या है, आपके कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। ये काठियावाड़ का मैदान है ना, ये भी ज्यादा कोई कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। तो गुजरात का कौन सा मैदान कृषि के लिए विख्यात है, तो आपके ये मैदान, गुजरात का मैदान। क्योंकि मैंने आपको बताया था, नदियां है ना अपने साथ क्या लेके आती है, जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है। और जलोढ़ मिट्टी के अंदर क्या है,
फसल के लिए बहुत से गुण पाए जाते हैं, इसलिए जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा आपके कृषि के लिए हमेशा उपयुक्त रहेगा। तो इसीलिए ये क्या है, कृषि के लिए फेमस है। कोंकण का मैदान, ठीक है। ये कोंकण का मैदान मुख्यतः का एक तो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में पास में छोटा सा क्या है, गोवा, ठीक है। कोंकण का मैदान मुख्यतः महाराष्ट्र व गोवा के अंदर स्थित है। यहाँ आम्र वर्षा होती है। आम्र वर्षा का मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ पर आम गिरते हैं, ठीक है ना। आम्र वर्षा मानसून पूर्व जो बरसात होती है ना, उसे आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। वैसे तो ये महाराष्ट्र गोवा के अंदर होती है, लेकिन आप जब सरकारी स्कूलों के अंदर जो एनसीईआरटी किताबें आते हैं वो पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि भाई मुख्यतः कर्नाटक और केरल के अंदर होती है। किस में होती है, कर्नाटक और केरल के अंदर। तो अपने भी एनसीईआरटी वाला ही ध्यान रखो, ये आम्र वर्षा कहाँ होती है, कर्नाटक केरल। और ये अगर ऑप्शन में नहीं आए तो अपने महाराष्ट्र है ही, ठीक है। तो भाई गाइडों के अंदर पढ़ोगे तो महाराष्ट्र लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपके कर्नाटक केरल लिखा हुआ है, तो आप ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देनी है कर्नाटक और केरल वाले को। अगर यही ऑप्शन में ना हो तो महाराष्ट्र तो है ही, ठीक है। तो यहाँ एक तो ये महाराष्ट्र व गोवा में विस्तृत है, यहाँ क्या होती है, आम्र वर्षा होती है, ठीक है। तो भाई आगे वाले दो मैदान है वो हम कल करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। दो तीन ही लाइन है, ज़्यादा उनके बारे में हमें कोई ध्यान करना नहीं है। आम्र वर्षा आपको पूछ ले क्या है तो ध्यान रखना नहीं, मानसून पूर्व वर्षा है। क्या है, मानसून पूर्व क्या है, वर्षा है। आम के लिए ना, आम के लिए बहुत ही क्या है, आम आपको पता है कब होते हैं, आम आपके अप्रैल मई के अंदर होते हैं ना, अप्रैल मई के अंदर आम का मौसम आता है। लेकिन हमारे जून के अंदर बरसात शुरू होती है, यही बात है, जून के अंदर ही बरसात शुरू होती है ना। तो अप्रैल मई के अंदर आम होने शुरू हो जाते हैं। आम लगभग अप्रैल मई के अंदर आ जाते हैं। क्यों आम्र वर्षा, उस समय जो बरसात होती है वो आम के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये वर्षा आपके मार्च के अंदर होती है, लगभग ज़्यादा महीना कौन सा है, मार्च के अंदर, इसलिए ये वर्षा आम के लिए फेमस है। अप्रैल के अंदर आम पक कर बड़े हो जाते हैं, तो ये इसलिए इसको आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है, आम्र वर्षा, ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा है, आपके कोंकण के मैदानों के अंदर होती है, आम के लिए प्रसिद्ध है, आम के लिए लाभदायक है, ठीक है। तो ये सारा समझ गए आप। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को बढ़ाने में अपना सहयोग देते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर।